दोस्तों, एक बार फिर आपका एप्पल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और एटीट्यूड वर्ड्स जो मैं आपको पढ़ा रहा था पिछले 2 सेशन में, उसी को आगे बढ़ाते हुए एटीट्यूड वर्ड्स के कुछ नए शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उसका यूज़ किया जाता है अपने लैंग्वेज में। तो मैंने अभी तक आपको कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू और ऑट टू के बारे में बताया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं अभी बता रहा हूँ कि वुड और शैल का यूज़ कैसे करना चाहिए। ये दोनों एटीट्यूड वर्ड है। वैसे वुड के बारे में चलिए बताते हैं। वुड तो विल का पास्ट टेंस है, तो जनरली इसका यूज़ जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब वुड के विल के यहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। लेकिन वुड के और बहुत सारे यूज़ हैं, जिसमें कुछ यूज़ मैं एटीट्यूड वर्ड्स के बारे में यानी एज एन एटीट्यूड वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वुड का यूज़ हम अपने लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वुड का यूज़ करते हुए पहले मैं बताऊं कि वुड के साथ जब हम लाइक टू लगा देते हैं, वुड प्लस लाइक टू जब भी लगाते हैं तो वो वांट टू का सेंस देता है। मैंने लिखा है कि वुड प्लस लाइक टू गिव्स द सेंस ऑफ वांट टू, यानी वुड के साथ जब लाइक टू लगाते हैं तो वांट टू मतलब चाहता हूँ। जब भी आपको इंग्लिश बोलना हो किसी चीज़ की, जैसे हिंदी में आपको बोलना हो कि मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ओके, चाहूँगा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, चाहे मैं एक गिलास पानी पीना चाहूँगा। तो जहाँ भी आप वांट टू आप लगाते हो तो वांट टू के जहाँ पे आप वुड लाइक लगा करके अपने लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। और जब भी वांट टू के जहाँ पे आप वुड लाइक लगाएंगे तो नेचुरली आपका लैंग्वेज जो है ज़्यादा ही स्ट्रक्चर्ड लगेगा और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगा। तो मैंने बोला वुड प्लस लाइक टू वो किस चीज़ का सेंस देता है? वांट टू। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ, मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ, चाहे मैं एक गिलास पानी पीना चाहूँगा। तो जहाँ आई वॉन्ट टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, जहाँ पे वॉन्ट टू है उसके जहाँ पे आप वुड लाइक टू लगाएंगे तो क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। तो जहाँ पे वांट टू था उसको आपने रिप्लेस किया लाइक टू के साथ। तो जब भी इंग्लिश बोलें वांट टू के जहाँ पे आप वुड लाइक टू लगा करके सेंटेंस को आप बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो आपने क्या बनाया? जैसे मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ या पीना चाहूँगा, तो आई वॉन्ट टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके जहाँ पे आप क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन करना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, पानी पीना, पानी चाहते हैं, चाय चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे? वांट, व्हाट को पहले लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, जो भी WH फॉर्म में लगाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या लेना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट डू यू वांट, या तो बोलोगे व्हाट डू यू वांट, तो वांट को हम रिप्लेस करेंगे लाइक टू, तो क्या बोलोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। एक एग्जाम्पल जो इसमें लिखा नहीं मैं और बताता हूँ। जैसे आपको पूछना है कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे, कोई आपके वहाँ आया, आपको पूछना है कि क्या आप लेना चाहेंगे, चाय लेना चाहेंगे या कॉफ़ी, तो वांट टू के यहाँ पे क्या बोलोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। तो आपने वुड लाइक का यूज़ देखा कि वांट टू के यहाँ पे हम वुड लाइक को यूज़ करते हैं। अब वुड का सेकेंड यूज़ बताएं। वुड के साथ जब रदर लगाते हैं तो किसी का प्रेफरेंस या चॉइस पूछता है, किसी का प्रेफरेंस या चॉइस पूछता है। जब भी हम वुड के साथ रदर लगाते हैं तो आप चॉइस या अपने प्रेफरेंस के बारे में बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड रदर प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे आपको बोलना है कोई प्रेफरेंस है, अपनी चॉइस बताना है। जैसे आपको बोलना है कि मैं, जैसे आपको बोलना है कि मैं अपनी मैनेजर की बात सुनने के बजाय मैं नौकरी छोड़ना पसंद करूंगा, तो क्या बोलोगे आप? आई वुड रादर क्विट माई जॉब रादर लिसन टू माई मैनेजर। जैसे बोलना है कि मैं तुमसे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगा, तो वहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस बता रहे हैं, तो आप जो है वुड के साथ रदर लगा करके अपने प्रेफरेंस और चॉइस को बता सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे? आई वुड रादर डाई देन मैरी यू। तो आपने वुड और रदर को लगा करके अपने प्रेफरेंस और चॉइस को बताया। तो जब भी, जैसे आपको बोलना है कि मैं चाय के बजाय कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, तो क्या बोलोगे? आई वुड रादर हैव कॉफ़ी दैन टी, यानी वुड रादर के बाद जो आप चाहेंगे वो लगाएंगे, जो नहीं चाहेंगे बाद में लगाएंगे। तो क्या आप बोलोगे? आई वुड रादर हैव कॉफ़ी दैन
टी, आई वुड रदर हैव कॉफ़ी दैन टी। जैसे बोलना कि वो मेरे ख्याल से घर पे रहेगी, तो क्या बोलोगे, ये उसकी प्रेफरेंस है, तो क्या बोलोगे, शी वुड रदर स्टे एट होम, शी वुड रदर स्टे एट होम। तो वुड के साथ रदर लगा करके आप अपने प्रेफरेंस और चॉइस को बताते हैं। वुड का तीसरा यूज़ मैं बता रहा हूँ। वुड के साथ माइंड लगा करके आप ये पूछना चाहेंगे कि कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा या आपको बुरा तो नहीं लगेगा। जब भी आप हिंदी में आप बोलते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, मैं ये कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा, तो उसकी जगह पे वुड के साथ माइंड लगा करके इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि अगर मैं आपके बगल में बैठ जाऊँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो आप वुड के साथ माइंड लगाएं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड। इसका मतलब है कि समवन फील्स बैड और डजंट फील बैड। तो आपको बोलना कि मैं आपके बगल में बैठ जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, वुड यू माइंड माई सिटिंग बाय यू। वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, माई सिटिंग बाय यू, मतलब आपके बगल में बैठना, तो क्या बोलोगे, वुड यू माइंड माई सिटिंग बाय यू। ओके, अगर जो बोलना कि मैं उससे बात करूं तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा, तो क्या बोलोगे, वुड शी माइंड माई टॉकिंग टू हर, वुड शी माइंड माई टॉकिंग टू हर। तो वुड के साथ माइंड लगा करके आप जो है ये बताने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे कि अगले को बुरा लगा या नहीं लगा। तो वुड के साथ माइंड लगा करके हम यूज़ करते हैं। वुड का एक और यूज़ बताएं। वुड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन को बताता है। अगर जो वो विल की जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे आप अपने इंटेंशन को बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि मैं इसको अकेले कर लूँगा, तो आपका इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ विल के जहाँ पे हम वुड को लगाते हैं। तब आप बोलोगे कि आई विल डू इट, तो वुड के विल के जहाँ पे आप वुड लगाओगे, क्या बोलोगे, आई वुड डू इट एलोन। बोलने का तरीका भी बदल जाएगा, बोलोगे आई वुड डू इट एलोन, मैं इसको अकेले ही कर लूँगा। तो आपने विल यानी गागेगी पे जहाँ विल है, विल के आपने वुड से रिप्लेस किया, अपना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन जाहिर किया कि आई वुड डू इट एलोन, मैं इसको अकेले ही कर लूँगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो यहाँ कभी भी आ सकती है, तो क्या बोलोगे, शी वुड बी हेयर एनी मोमेंट। विल के यहाँ पे आपने वुड को लगाया, तो आपने विल के यहाँ पे वुड लगा करके अपने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन को जाहिर किया। तो इस प्रकार हमने सीखा कि वुड के बहुत अच्छे यूज़ हैं। एटीट्यूड वर्ड में वुड का यूज़, अगर जो आप जो है, पहला मैंने बताया कि वांट टू के यहाँ पे आप वुड लाइक से रिप्लेस करेंगे। दूसरा बनेगा कि वुड के साथ रदर लगा के अपने प्रेफरेंस और चॉइस को बताते हैं। वुड और माइंड को एक साथ जोड़ करके सब्जेक्ट को बीच में ला करके आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगले को बुरा लगा, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले को बुरा लगा या नहीं। और वुड के साथ अगर जो आप अपना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन जाहिर करना चाहें तो विल के यहाँ पे आप वुड को रिप्लेस करेंगे। तो ये रहा आपका वुड का यूज़। अब मैं बताता ये, अब अगला जो है शैल। शैल जनरली गागेगी के लिए यूज़ ये किया जाता है, और हमने पढ़ा हुआ कि फ्यूचर टेंस में जहाँ भी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर होता है, वहाँ पे गागेगी के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह विल का यूज़ किया जाता है, शैल का यूज़ बहुत कम किया जाता है। हाँ, शैल को एटीट्यूड वर्ड के रूप में हम अब यूज़ करते हैं। शैल एक अलग मीनिंग देता है। पहला यूज़ शैल का यूज़ होता है कि जब किसी का ओपिनियन लेना है, किसी का विचार लेना है, तो वहाँ पे हम शैल लगा करके क्वेश्चन करते हैं। जब भी किसी का ओपिनियन, जैसे शैल के यूज़ के बारे में बताऊं कि शैल भी एक एटीट्यूड वर्ड है। वैसे शैल का यूज़ हम जनरली गागेगी में फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। हमको पढ़ाया गया है कि जब भी हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर का यूज़ करते हैं तो गागेगी के लिए शैल का यूज़ किया जाता है, जो हमें पढ़ाया गया। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत कम किया जाता है, चाहे वो आई, वी, यू, दे, चाहे ही, शी, इट सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, जनरली हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में। लेकिन शैल का यूज़ एटीट्यूड वर्ड में बहुत अच्छा है। जब भी हम इसको एक मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं शैल का यूज़, तो बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट तरीक़ों के लिए यूज़ किया जाता है। पहला मैं बताऊं कि शैल का जो यूज़ होता है, जब भी आपको किसी का ओपिनियन लेना हो कि क्या मैं ये करूं, वो करूं, यहाँ से जाऊं या उससे बात करूं, तो जब भी किसी का ओपिनियन ले तो आप शैल लगा करके बात करें, वो आपके ओपिनियन को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए, वैसे शैल का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है वो क्या होता है, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये ओपिनियन लेने के लिए, किसी का ओपिनियन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है कि शैल इज़ यूज टू डेकोरेट द वर्सेज ऑफ पोएम। उसके बाद लिखा है कि इट इज़ यूज फॉर टेकिंग एडवाइस।
एन ओपिनियन। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि कैसे इसका एग्जाम्पल यूज़ किया जाता है। जैसे आपको बोलना है कि क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, तो आप शैल लगा के बोलेंगे शैल आई। आप किसी का ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, तो क्या बोलोगे, शैल आई क्लोज द विंडो, शैल आई क्लोज द विंडो। आपको बोलना है कि क्या वो पढ़ाना शुरू करे, तो क्या बोलोगे आप, शैल ही स्टार्ट टीचिंग। आपको बोलना है कि क्या मैं अब चलूँ यहाँ से, क्या मैं यहाँ से जाऊँ, तो क्या बोलोगे आप, शैल आई मूव नाउ, शैल आई मेक ए मूव। तो देखा, हर जगह आपने जो है ओपिनियन और विचार लेने के लिए शैल का यूज़ किया है। तो एटीट्यूड वर्ड में शैल का यूज जो है, पहला यूज जो होता है वो किसी के ओपिनियन और विचारों के लिए दिया जाता है, कि जब भी आप किसी का ओपिनियन ले रहे हैं। ओके, शैल का जो दूसरा यूज है, जब भी आप कोई कविता या कोई गीत लिखें और बीच में गागेगी विल का यूज ना करके गागेगी, यहाँ पर हम शैल का ही यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, बहुत सारे आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जहाँ पे शैल का ही यूज़ किया जाता है, विल का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वी शैल ओवरकम, हाउ शैल वी सिंग द लॉर्ड सॉन्ग, अब्बास एंड ओनियन, अब्बास एंड बोनियम के जो सॉन्ग्स हैं उसमें है। तो आपने देखा कि कई जगह जो है गीतों के लिए और कविताओं के लिए शैल का यूज़ हम करते हैं। इसी तरह मैंने एक कविता बनाई है, जैसे है, रिंग्स ऑन द फिंगर्स, बेल्स ऑन द टोज, शी शैल हैव म्यूजिक वेयर एवर शी गोज़। तो यहाँ पे आपने देखिए, मैंने इस कविता में, पोएम में शी के साथ शैल का यूज़ किया है गागेगी के लिए, विल का यूज़ नहीं किया। इसका मतलब है रिंग्स ऑन द फिंगर्स, बेल्स ऑन द टोज, यानी अंगुलियों में अंगूठी और पैरों में पायल पहन के, शी शैल हैव म्यूजिक वेयर एवर शी गोज़, वो जहाँ भी जाएंगे संगीत भी खेलेंगे या खुशियाँ भी करेंगे। जो भी मीनिंग हो, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने शी के साथ शैल का यूज़ किया। तो आप जब भी कोई कविता और गीत लिखें तो विल की जगह पे शैल को यूज़ करें, तो वो कविता और पोएम जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत डेकोरेटिव पोएम होगा। तो अभी मैंने आपको बताया वुड और शैल के बारे में कि कैसे वुड का यूज़ किया जाता है, एटीट्यूड वर्ड एज ए मॉडल, एंड कैसे शैल का यूज़ किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यूज टू, सपोज टू, नीड नॉट, लाइकली टू का यूज़ हम एज एन एटीट्यूड वर्ड करते हैं और इसका मीनिंग कैसे निकलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एटीट्यूड वर्ड में आगे यूज टू और सपोज टू को और लाइकली टू के बारे में बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। यूज्ड टू, जनरली हम यूज टू बोलते हैं, यूज टू का यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज टू ही सही वर्ड है। समटाइम हम प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए यूज टू का यूज़ करते हैं। अब एज एन एटीट्यूड वर्ड यूज टू का क्या यूज़ है वो मैं बताऊँ। मैंने कहा कि इट टॉक्स अबाउट द पास्ट एक्शंस, यानी बीते हुए एक्शंस, यानी बीते हुए समय में कोई काम होता था अब नहीं हो रहा है, उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। केवल पास्ट एक्शंस के बारे में यूज टू का यूज़ किया जाता है कि कोई काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है, तो केवल यूज टू लगा के बोलने से वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको टू के बाद हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनेटिव है उसका यूज़ किया जाता है, उसका बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे आपको इंग्लिश में बोलना है कि मैं गिटार बजाया करता था, यानी पहले आप बजाते थे, अब इसका सेंटेंस बोलने से ही पता चल रहा है कि अब आप गिटार नहीं बजाते हैं। तो इंग्लिश में केवल ये बोलना हो, आप हिंदी में जैसे बोल रहे हैं कि मैं पहले गिटार बजाया करता था, इसका मतलब कि आप नहीं बजाते हैं। इसको, इस सेंस को इंग्लिश में अगर जो हमें ट्रांसलेट करना है तो हम केवल इतना ही बोलेंगे, आई यूज टू प्ले द गिटार, आई यूज टू प्ले द गिटार। इसका मतलब कि आप पहले गिटार बजाया करते थे, अब आप गिटार नहीं बजाते, यानी आपने पास्ट एक्शन के बारे में बात किया। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे बोलना है कि वो शादी के पहले बहुत पैसे खर्चा किया करता था, शादी के पहले बहुत पैसे खर्चा किया करता था, इसका सेंस ये निकला कि शादी होने के बाद अब वो पैसे खर्चा नहीं करता है। अब इसको अगर जो आप इंग्लिश में बोलना है तो केवल आपको ये बोलना पड़ेगा, ही यूज्ड टू स्पेंड ए लॉट बिफोर मैरिज, ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट बिफोर मैरिज, यानी कि वो शादी के पहले बहुत पैसे खर्चा किया करता था। ये इसका सेंस ये आता है कि अब वो पैसे नहीं खर्चा करता है। तो जब भी हम पास्ट एक्शन के बारे में बात करेंगे, जो काम अब नहीं होता है, तो वहाँ पे हम यूज टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वो सेंटेंस को बनाते हैं।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ही सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखा आपने कि सब्जेक्ट के बाद सीधे यूज्ड टू आ रहा है, कोई बी फॉर्म इज एम आर वाज वेयर नहीं आ रहा है, तभी ये पास्ट एक्शन के बारे में बात करता है। जैसे बोलना है कि वो पहले मेरा इंतज़ार किया करता था, तो क्या बोलोगे? ही यूज्ड टू वेट फॉर मी, ही यूज्ड टू वेट फॉर मी, यानी कि पहले इंतज़ार किया करता था, अब वो इंतज़ार नहीं करता। ये तो यूज्ड टू का एक यूज़। इसका सेकंड यूज़ मैं बता रहा हूँ। अगर जो इसे यूज्ड टू को हम इसके पहले बी फॉर्म के साथ यूज़ करें, जैसे इज़ यूज्ड टू, एम यूज्ड टू, आर यूज्ड टू, विल बी यूज्ड टू, अगर वाज यूज्ड टू, वर यूज्ड टू अगर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब बदल जाता है। अगर जो हम इसको बी फॉर्म के साथ हम यूज्ड टू का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है एकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, यानी जिसकी आदत पड़ गई है, पड़ गई थी, पड़ जाएगी। तो आदत पड़ गई है, पड़ जाएगी, पड़ गई है, इसको बताने के लिए हम बी फॉर्म के साथ यूज्ड टू लगाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर बदल के हो जाएगा सब्जेक्ट यानी बी फॉर्म के साथ यूज्ड टू लगाएंगे और उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म आएगा, प्लस उसके बाद बी फॉर्म आएगा। सब्जेक्ट के बाद वही बी फॉर्म का मतलब कि इज, एम, आर, विल बी, वाज, वर यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तब वो आदत पड़ गई है, पड़ जाएगी या पड़ गई थी का सेंस देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बोलना है कि एक एग्जाम्पल जैसे है कि आपको बोलना है उसको ड्रग की यानी नशे की आदत पड़ गई है, पड़ गई थी या पड़ जाएगी, आपको इंग्लिश में बोलना है। तो उसको नशे की आदत, ड्रग की आदत पड़ गई है तो इज़, ही के साथ इज़, एंड अगर जो वो प्लूरल नंबर है एंड वी है, यू है, दे है, तो वहाँ पे आर लगा सकते हैं। तो जैसे बोलना उसको नशे की आदत पड़ गई है तो ही इज़ यूज्ड टू ड्रग्स। अगर पड़ गई थी तो क्या होगा? ही वाज यूज्ड टू ड्रग्स। अब पड़ जाएगी तो ही विल बी यूज्ड टू ड्रग्स। तो आपने देखा बी फॉर्म के साथ जब हम यूज्ड टू लगाते हैं तो वो एकस्टम्ड या हैबिचुएटेड का सेंस देता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपको बोलना है उनको इस भाषा की आदत पड़ गई है, तो क्या बोलोगे? दे आर यूज्ड टू दिस लैंग्वेज। उनको इस भाषा की आदत पड़ गई थी तो क्या होगा? दे वर यूज्ड टू दिस लैंग्वेज। उनको इस भाषा की आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा? दे विल बी यूज्ड टू दिस लैंग्वेज। तो आपने यूज्ड टू का देखा, जब भी ये बी फॉर्म के साथ आता है तो ये एकस्टम्ड और हैबिचुएटेड का सेंस देता है। तो यूज्ड टू के बारे में आपने जाना कि इसको दो तरीके से यूज़ करते हैं, विदाउट बी फॉर्म और बी फॉर्म के साथ। अब नेक्स्ट जो एटीट्यूड वर्ड है वो है सपोज्ड टू। जनरली सपोज्ड टू करेक्ट होता है, सपोज टू का यूज़ नहीं करते हैं। समटाइम सिमिलर टेंस में हम करते हैं, लेकिन जनरली हम सपोज्ड टू ही एटीट्यूड वर्ड में इसका यूज़ करते हैं, वही करेक्ट वर्ड है। इसका सेंस क्या होता है? सपोज टू या नॉट सपोज टू, इसका सेंस होता है इन द सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड एज इट वाज नोन, यानी किसी से किसी चीज़ की आशा करना क्योंकि उसको वो चीज़ पता है, या किसी से किसी चीज़ को आशा नहीं करना क्योंकि उसको पता है फिर भी उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बोलेगा नहीं, तो वहाँ पे हम सपोज टू लगाते हैं। यानी किसी से जब हम किसी चीज़ की आशा करते हैं कि जानते हुए इस काम को करेगा तो सपोज टू लगाएंगे। और यू आर नॉट सपोज टू यानी उसको पता है, हम आशा कर रहे हैं कि वो इसको नहीं करेगा, तब वहाँ पर नॉट सपोज टू लगाएंगे। यानी अगला जो जिससे आप बात कर रहे हो उसको उस चीज़ के बारे में पता है, उसके बावजूद भी वो गलत कर रहा है, तो हम सपोज टू और नॉट सपोज टू करके बात कर रहे हैं क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं। इसका स्ट्रक्चर सपोज टू का जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट बी फॉर्म के साथ नॉट, बी फॉर्म लगाइए, उसके बाद सपोज टू, या निगेटिव है तो बी फॉर्म के साथ नॉट लगा करके सपोज टू, उसके बाद जो है इन्फिनेटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आप लगाएंगे, क्योंकि टू है, टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि तुमको अपना आईडी कार्ड लेके आना चाहिए क्योंकि तुमको पता है
कि बिना आईडी कार्ड के तुमको परमिशन नहीं मिलेगी। तो अगर जो उससे ये बात करनी है कि तुम नहीं लेकर के आए, तुमको लेकर के आना चाहिए था, तो क्या बोलोगे आप? यू आर सपोज टू ब्रिंग योर आईडी कार्ड। तो आपने बोला एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आईडी कार्ड लेकर के आए, नहीं लाए, तो आपने क्या बोला? यू आर सपोज टू ब्रिंग योर आईडी कार्ड। एक एग्जाम्पल नॉट टू के साथ देखते हैं। जैसे बोलना है कि हमको कोई भी सीक्रेट दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। तो क्या बोलोगे आप? वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द सीक्रेट्स टू एनीवन। क्योंकि आशा है, एक्सपेक्टेड है कि हम जो है कोई भी सीक्रेट किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि जब हम किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं, किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस काम को करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको नॉलेज है, तभी आप सपोज टू लगा करके आप बोलेंगे। तीसरा है लाइकली टू। लाइकली टू मतलब होता है एक्सपेक्टेड, संभावनाएं। जब किसी चीज़ के होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन उसका एक एविडेंस है, उसका कोई प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, जानकारी है। जब किसी चीज़ के होने की संभावनाएं होती है तो वहाँ पे लाइकली टू हम लगा के बोलते हैं। मैंने लिखा है लाइकली टू के बारे में, व्हेन समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, यानी आने वाले समय में, थोड़ी समय में जब किसी चीज़ की होने की संभावनाएं होती हैं किसी प्रमाण के आधार पे, तब वहाँ पे हम लाइकली टू का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, बी फॉर्म, लाइकली टू, उसके बाद इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी भी क्षण यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये संभावनाएं हैं और हमको पता है कि लैंड करने वाले हैं। हमको बोलना है कि प्रधानमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमको लाइकली टू लगा के बोलना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड। तब क्या बोलोगे? द PM इज़ लाइकली टू लैंड एनी मोमेंट। द PM इज़ लाइकली टू लैंड एनी मोमेंट, क्योंकि उसका जो एविडेंस है, उसका कुछ प्रमाण है, वो हमको पता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि बहुत भारी बारिश कभी भी हो सकती है, तो क्या बोलोगे आप? इट इज़ लाइकली टू रेन हैविली। अब क्यों आप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो कि बादल घिरे हुए हैं। क्लाउड्स आर हावरिंग लो एंड थिक, बादल जो है बहुत नीचे मंडरा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं क्या? इट इज़ लाइकली टू रेन हैविली, क्योंकि एविडेंस, प्रमाण क्या है कि बादल घिरे हुए हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, द फैन इज़ लाइकली टू फॉल डाउन। ऐसा लगता है कि ये पंखा कभी भी गिर जाएगा। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ आप दिख रहा है कि पंखा इट इज़ जॉल्टिंग, खड़खड़ा रहा है या हिल रहा है, आपको लगता है कि गिर जाएगा, तो वहाँ पे आप लाइकली टू लगा के बोलोगे। तो देखिएगा बड़ा क्लोज जो होता है सपोज टू, लाइकली टू, एटीट्यूड वर्ड्स, एग्जैक्टली अगर जो आप सही यूज़ आप करेंगे तो आपका लैंग्वेज जो है निखर जाएगा। यू विल फ्लॉरिश योर लैंग्वेज और यू विल जस्ट डेकोरेट योर लैंग्वेज वेरी नाइसली। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आपको ये जो एटीट्यूड वर्ड्स हैं, इनका यूज़ बड़े अच्छी तरह से करना चाहिए। कितने थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस को जब यूज़ करेंगे तो आपका लैंग्वेज आपका स्ट्रक्चर बहुत सही होगा। तो अभी मैंने आपको बताया यूज्ड टू, पास्ट एक्शंस के बारे में। बी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे तो कस्टम्ड या हैबिचुएटेड का सेंस देता है। सपोज टू, जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये काम को करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो गलत कर रहा है, तो आप सपोज टू और नॉट सपोज टू लगा के बात कर सकते हैं। और लाइकली टू, जब किसी चीज़ की होने की संभावना नियर फ्यूचर में हो और उसका प्रमाण आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे आप लाइकली टू लगा करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया यूज टू, सपोज टू और लाइकली टू। अभी आगे आपको बताते हैं कि कैसे हम नीड नॉट, नीड टू और डेयर का यूज़ करते हैं। तो इसको आप याद रखिए और आगे हम बताने जा रहे हैं नीड टू, नीड नॉट और डेयर का यूज़। अब देखते हैं अगला एटीट्यूड वर्ड, जैसे नीड टू और नीड नॉट, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, नीड के बाद टू लगाते हैं और उसके बाद इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनिटिव जो है, नीड नॉट के बाद टू नहीं लगाया जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? नीड टू इन द सेंस व्हेन समथिंग इज़ रिक्वायर्ड और नीड नॉट व्हेन समथिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी किसी चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जब ये शब्द बोलना हो तो वहाँ पे आप नीड टू और नीड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ आने की आवश्यकता है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आपको मीटिंग पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मीटिंग में जाने की ज़रूरत है। जब ऐसे सेंटेंसेस जब बोला जाता है तो वहाँ पे नीड टू और नीड नॉट का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होगा,
सब्जेक्ट नीड टू और नीड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आपको एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे बोलना है कि तो आपको मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत है, तो आप बोलोगे यू नीड टू अटेंड द मीटिंग। और ये बोलना है कि आपको मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या बोलोगे यू नीड नॉट अटेंड द मीटिंग। नीड नॉट के बाद टू नहीं आप लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसको डॉक्टर से उसके बीमारी के बारे में डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और नहीं ज़रूरत है, आपको बोलना है। आपको बोलना है कि उसको उसकी बीमारी के बारे में डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, तो क्या बोलोगे ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर रिगार्डिंग हिज इल हेल्थ। और नहीं ज़रूरत है तो क्या बोलोगे ही, तब आप बोलोगे ही नीड नॉट सी ए डॉक्टर रिगार्डिंग हिज इल हेल्थ। आपको बोलना है कि आपको सभा में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बोलोगे यू नीड नॉट स्पीक इन द फंक्शन और इन द मीटिंग। आपको बोलना है कि आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो आप बोलोगे यू नीड टू स्टडी हार्ड, यू नीड टू स्टडी मोर। तो ये था नीड और नीड नॉट का यूज। अब जो है जो लास्ट एटीट्यूड वर्ड है वो है डेयर। डेयर मतलब होता है हिम्मत, साहस, जिसको हम ब्रेवरी या करेज या चैलेंज के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो डेयर और डेयर नॉट का यूज़ हम एटीट्यूड वर्ड में कैसे करते हैं, मैंने लिखा इन द सेंस ऑफ बी ब्रेव अनफ और यू चैलेंज समबडी, तो वहाँ पे हम डेयर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बोलना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो वहाँ पे आप बोलोगे हाउ डेयर यू, या हाउ डेयर आर यू, या हाउ डेयर यू, जैसे आप चाहो यूज़ कर सकते हो। आपको बोलना है कि मैं तुम्हारे पिताजी से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो क्या बोलोगे आई कांट डेयर टॉक टू योर फादर, आई कांट डेयर टॉक टू योर फादर। और एग्जाम्पल देखिए, वहाँ जाने की हिम्मत मत करना, तो क्या बोलोगे डेयर नॉट गो देयर, डेयर नॉट गो देयर। तो डेयर भी जनरली बहुत तो नहीं, लेकिन इसको भी एटीट्यूड वर्ड में एक मॉडल में यूज़ किया जाता है, कहीं पे यूज़ किया जाता है, कहीं पे नहीं यूज़ किया जाता है। तो अभी आपने देखा नीड नॉट, नीड टू और डेयर का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों मैंने आज अभी तक इन 3 एपिसोड में आपको सारे एटीट्यूड मैंने आपको बताए, जिसमें आपको कैन, कुड, कैन नॉट, कुड नॉट, मे, माइट, उसके बाद आपको मैंने बताया शुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, ऑट टू। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि शैल का यूज़ कहाँ करते हैं और वुड का यूज़ कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया यूज टू, सपोज टू, लाइकली टू, नीड टू, नीड नॉट और डेयर का यूज़ कैसे हम एज एन एटीट्यूड वर्ड करते हैं। अगर जो आप इन सारे एटीट्यूड वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं इसको सही तरीके से अपने लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, तो आपका लैंग्वेज अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको इंग्लिश बोलने का एक तरीका आ जाएगा, लोगों के समझ में आएगा कि आपको इंग्लिश बोलने आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जितने एटीट्यूड वर्ड हैं, जितने मॉडल हैं, जितने ऑक्सिलरीज हैं, जिसको हम डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं, जिसको हम स्पेशल वर्ब के तरह भी यूज़ करते हैं, इसको जो भी मैंने पढ़ाया एक बार ध्यान से जाइए और अपने लैंग्वेज में यूज़ कीजिए, अपना एग्जाम्पल बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे भी हम आपको बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो आप हमसे, जैसे मैं बताता रहता हूँ, आप हमसे किसी भी चाहे तो सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक है, मेरे नंबर पे, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर जो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।